I'm waiting just for some more fellows to join. Please be quick. Going to discuss disaccharides. Disaccharides, simple बात होते क्या है? Disaccharide, di means two and saccharide means sugar. Disaccharides are composed of two monosaccharide units that are joined together by glycosidic linkage. And unlike simple sugars, we can hydrolyze them very easily, even by mixing in water or by adding some enzymes. They yield two monosaccharide units on hydrolysis. अब ग्लाइकोसाइड्स की डिटेल्ड डिस्कशन से पहले, जहां हमने हर इंडिविजुअल डाइसैकेराइड को उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसका बिहेवियर इन सॉल्यूशन देखना है, और जो प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर्स में, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं, हमने अप्लाई करना है कि क्या ये स्ट्रक्चर उन प्रॉपर्टीज को फैसिलिटेट कर रहा है या नहीं। दो चीजें जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको ब्रीफली हम रिवाइज करेंगे जस्ट टू रिकॉल, ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए। एक चीज हमने पढ़ रखी है जिसे हमने कहा था एनोमेरिक कार्बन। दोबारा से एक लुक ले लेते हैं इसकी। एसिमेट्रिक कार्बन, द कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें 4 साइड्स जो हैं वो नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ऐसा कार्बन जिसकी 4 साइड्स के ऊपर नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन उसी को कहते हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट चेन फॉर्मूला नजर आ रहा है। इस स्ट्रेट चेन फॉर्मूले के अंदर हमें कुछ एसिमेट्रिक कार्बन नजर आ रहे हैं, जो कि कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5 हैं, बिकॉज देयर 4 बॉन्ड्स आर अटैच्ड टू 4 नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स। कार्बन नंबर 1 को अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और ये एसिमेट्रिक नहीं है बिकॉज यहाँ पर 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, और वी कैन से कि 2 वैलेंसीज एक आइडेंटिकल कंपाउंड के साथ बाइंड कर रही हैं। जब हम इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं तो ये वाला कार्बन जो है ये ऑक्सीजन ब्रिज बना लेता है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद इन इट्स ओन मॉलिक्यूल, और इस रिंग फॉर्मेशन के बाद ये पहला वाला कार्बन जो एल्डिहाइड था हमारे पास, अब इसके चारों तरफ नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो ये वाला कार्बन जो है ये भी एक एसिमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब जब हम रिंग फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर फॉर्मूला जो है उसमें हम देखते हैं तो ये में यहाँ नजर आ रहा है। इसी कार्बन को जो पहले फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था और अब ये रिंग फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बोनाइल कार्बन। कार्बन 1 ऑफ एल्डोज होगा, कार्बन 2 ऑफ कीटोज होगा। यहाँ पे ये कीटोज को हम ओमिट कर देते हैं। एल्डोज और कार्बन 2 ऑफ कीटोज इन रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन हमें क्या देता है कि एनोमेरिक कार्बन की बेस पे हमने डिसाइड करना है, हमें 2 और आइसोमर्स मिल जाते हैं, दे आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन इस कार्बन के अलोंग अगर तो अबव द प्लेन ऑफ द शुगर है या बिलो द प्लेन ऑफ द शुगर है, उसकी बेस पे हमें अल्फा एंड बीटा शुगर्स मिलती हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन होगा तो ये शुगर एक अल्फा शुगर होगी, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ द शुगर होगा तो ये एक बीटा शुगर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है जब हमने ट्राइसैकेराइड्स पढ़ने हैं। हमने एक और चीज देखी थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? इट इज अ कंडेंसेशन बिटवीन, अब हमने शुगर की बात कर ली, ये हमारे पास शुगर है, ये इसका एनोमेरिक कार्बन, और ये बेटा आपको एरो नजर आ रहा है जो पॉइंटर में यूज कर रही हूँ? कैन यू सी द पॉइंट? ये हमारे पास, थैंक यू बेटा, ये हमारे पास एक शुगर है, ये इसका एनोमेरिक कार्बन और ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जब हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनना है तो इट इज अ कंडेंसेशन बिटवीन। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में किसी भी और जगह के ऊपर लिंकेज को हम नहीं देख रहे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज स्पेसिफिक फॉर एनोमेरिक कार्बन। तो कंडेंसेशन बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन ऑफ मोनोसैकेराइड विद, अब सेकंड कंपाउंड क्या होगा? जो सेकंड ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल भी हो सकता है विद हाइड्रोक्सिल और अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर कंपाउंड। The other compound may be sugar or it may be non-sugar. अगर तो शुगर होगी तो हमेशा O लिंकेज ही बनेगी, लेकिन अगर हमारे पास अमाइनो एसिड होगा या कोई और कंपाउंड होगा तो ये N लिंकेज भी हो सकती है अमाइनो ग्रुप की शेयरिंग के साथ।
तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो तरह का हो सकता है, O टाइप भी और N टाइप भी। तो यहाँ पर हमें जो दोनों कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं ये दोनों ग्लाइकोसाइड्स हैं, बिकॉज एक इनके अंदर शुगर है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो नॉन शुगर है। तो जब भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक शुगर और नॉन शुगर के बीच में होगी तो हम उस कंपाउंड को ग्लाइकोसाइड कहेंगे, चाहे लिंकेज O हो चाहे वो लिंकेज N टाइप ऑफ लिंकेज हो। अगर एक कंपोनेंट शुगर है और दूसरा कंपोनेंट नॉन शुगर है तो ये ग्लाइकोसाइड होगा। लेकिन अगर दोनों कंपाउंड शुगर होंगे तो फिर वो कंपाउंड हमारा सैकेराइड ही रहेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये याद रखनी है कि डाइसैकेराइड और ग्लाइकोसाइड में जो डिफरेंस है वो क्लियरली पता होना चाहिए। डाइसैकेराइड इज कंपोज्ड ऑफ टू शुगर्स दैट आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अंडरस्टूड सी बात है कि शुगर्स के अंदर जब अमोनिया या अमाइनो ग्रुप या नाइट्रोजन जब है ही नहीं तो ये लिंकेज हमेशा ओ टाइप ऑफ लिंकेज होगी। और ग्लाइकोसाइड तब होगा जब हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल होगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो शुगर नहीं है, शुगर के अलावा कुछ और है, और वो जो नॉन शुगर कंपोनेंट जो सेकंड वाला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड ए ग्लाइकोन। अब हम आते हैं अपने डाइसैकेराइड्स के ऊपर। अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट लेके हमने आगे चलना है और इसी की बेस पे बहुत इजी हो जाएगा हमारा अगला पोर्शन। मैम जी बेटा। मैम डाइसैकेराइड्स और ग्लाइकोसाइड्स में एक सिमिलरिटी भी तो है ना, कि अगर ग्लाइकोसाइड्स में कह रहे हैं कि अगर दो तरफ शुगर होगी तो फिर वो भी तो ओ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होगा और ओ ग्लाइकोसाइड डाइसैकेराइड में पाया जाता है। बेटा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस तो बाद की बात है ना, इसमें मेन ये दोनों ग्रुप्स को आप अलग करोगे। आप डाइसैकेराइड को ओ ग्लाइकोसाइड नहीं कह सकते, ठीक है। डाइसैकेराइड सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस तो हर चीज के अंदर मिलती हैं, बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो डाइसैकेराइड होता है ये हमेशा दो शुगर्स के दरमियान होगा। ग्लाइकोसाइड कभी भी दो शुगर्स के दरमियान नहीं होता, इसमें एक शुगर होगी एक नॉन शुगर होगी। सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ओ लिंकेज है दोनों में। डाइसैकेराइड में ऑलवेज ओ टाइप ऑफ लिंकेज हो सकती है, जबकि ग्लाइकोसाइड में दोनों हो सकती हैं, ओ टाइप भी हो सकती है और एन टाइप भी हो सकती है। इनके जो डिफरेंसेस हैं इनको टैबुलेट कर लेना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ग्लाइकोसाइड्स, आपको एक इस फॉर्म में सिंपल सा फॉर्मूला बनाना होगा इस तरह का। ये सारा ना भी बनाए, सिर्फ ये एक ग्रुप शो हो रहा है। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन डाइसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, लेकिन डाइसैकेराइड्स हमेशा दो शुगर्स हैं। डाइसैकेराइड को हम किसी भी हालत में ग्लाइकोसाइड नहीं कह सकते, और ग्लाइकोसाइड में एक शुगर है एक नॉन शुगर है, हम इसे कभी भी डाइसैकेराइड नहीं कह सकते। अब हम आते हैं अपनी डाइसैकेराइड्स के ऊपर। यहाँ पर हमें दो शुगर्स नजर आ रहे हैं, दोनों ग्लूकोज हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, ये हमारे पास अल्फा पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये वाला हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है, बिकॉज ये इसका एनोमेरिक कार्बन है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को नेम करना है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा और बीटा ओरिएंटेशन, तो हम सिर्फ हमारा जो ये वाला जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला शुगर है हम इसको देखेंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने जब कंडेंसेशन की, वाटर मॉलिक्यूल एक हमारा जब इसमें से एलिमिनेट हुआ तो ये O ब्रिज बन गया, ऑक्सीजन ब्रिज बन गया, और हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आ रहा है वो माल्टोज का है। हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ था, ये एक अल्फा लिंकेज है, और यहाँ पर इसका जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री है अभी भी। अब जब हमने ग्लाइकोसाइड्स को इन डिटेल पढ़ना है तो हमें कुछ फीचर्स देखने होंगे जो हमने हर शुगर में एक्सप्लेन करने हैं। अब वो क्या क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जितने ये आप लिस्ट याद रखोगे, जब भी कोई डाइसैकेराइड मेंशन करनी आएगी, डिस्क्राइब करनी आएगी, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस करने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड दोनों ही शुगर्स हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने ये वाला डी शुगर है, डी ग्लूकोज है, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि डी एंड एल आइसोमेरिज्म जो है, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल वाली बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चरल जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलिसिस के, ग्लूकोनियोजेनेसिस के, ये सारे के सारे डी शुगर्स के लिए हैं। हमारी बॉडी में एल शुगर्स को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम्स नहीं। अगर हम डी शुगर की बजाय, डी ग्लूकोज की बजाय एल ग्लूकोज का इंटेक कर लेंगे तो वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, यूज नहीं हो सकता। तो डी और एल आइसोमेरिज्म की सिग्निफिकेंस ये वाइवा में पूछी जाती है कि डी और एल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे सारे एंजाइम्स जो ग्लूकोज और उस चीज के लिए हैं
वो डी शुगर्स के लिए। अमाइनो एसिड्स आप प्रोटीन पढ़ चुके हो या अभी पढ़ना है बेटा? हैव यू गॉन थ्रू प्रोटीन केमिस्ट्री और नॉट येट? मिस पढ़ ली है। उसमें अमाइनो एसिड्स कौन से वाले पढ़े थे? हमारी बॉडी में कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? नॉन एसेंशियल। और बेटा मैं डी और एल के हिसाब से पूछ रही हूँ। जैसे हमारी शुगर्स जो है वो डी शुगर्स होती हैं, हमारी बॉडी में जो शुगर्स हैं जो मेटाबोलाइज हो रही हैं वो डी शुगर्स हैं। तो अमाइनो एसिड्स की क्या ओरिएंटेशन होती है? आज आप दोबारा से अपनी बुक पे जाओगे जहाँ प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ी। अगर मैं बता दूंगी तो आप बुक पे नहीं जाओगे, जब तक खुद नहीं देखोगे तो वो याद नहीं रहेगा। तो मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है आपने कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं या एल अमाइनो एसिड, हमारी बॉडी किसे मेटाबोलाइज करती है। देखोगे तो फिर याद रहेगा और एग्जाम में ये पूछा जाता है। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स देखने हैं कि हैं क्या क्या। उसके बाद हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को इन डिटेल डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर ओ टाइप लिंकेज ही होगी, एन टाइप तो आउट ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद हमने देखना है कि कार्बन नंबर्स कौन से इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है फर्स्ट वाले का, इस ग्लूकोज का, और जो ये वाला ग्लूकोज है इसका कार्बन ये 1 था, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। तो हमें ये पता, और यहाँ पर 1 और उसके आगे एक एरो लगेगा टुवर्ड्स 4। इसका मतलब है कि जो हमारी फेवरेट शुगर है इसके अंदर, जो हमारी लेफ्ट हैंड वाली शुगर है जिसकी बेस पे हमने अल्फा इस बॉन्ड का होना डिसाइड किया है, वो पहले है, और नंबर 4 वाली शुगर ये वाली है। ये एरो जरूरी है लगाना। तो हमने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर्स बतानी है। कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर्स बताने के बाद हमने बताना है कि लिंकेज का ओ टाइप लिंकेज है। अंडरस्टूड सी बात है लेकिन फिर भी हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे कार्बन नंबर मेंशन करेंगे जो इन्वॉल्व है, कार्बन नंबर्स के दरमियान एरो लगाएंगे, और उसके बाद हमने बताना है कि ये लिंकेज अल्फा लिंकेज है या बीटा लिंकेज। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज थी, म्यूटा रोटेशन थी, ओसेजोन फॉर्मेशन थी। इन्वर्जन की बात हम करेंगे जब हम इन्वर्ट शुगर पे आएंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हमने जब पढ़ी थी तो उसमें कौन सा ग्रुप ऐसा था जो कि रिडक्शन में इन्वॉल्व था, तो बताएगा। कार्बोनाइल। अब जब हमने ये दो शुगर्स का लिंकेज बना दिया, और रिड्यूसिंग शुगर के लिए हमने सबसे पहले शुरू में एक बात की थी कि रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिसके अंदर कोई फ्री कार्बोनाइल होगा, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एटलीस्ट 1। ज्यादा हो तो उसकी रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एटलीस्ट 1 फ्री फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब हम अपना ये स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों एल्डो शुगर्स थी, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पे था। एक कार्बन हमारा इन्वॉल्व हो गया लिंकेज में, लेकिन दूसरा ये वाला जो है ये फ्री पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे हम क्या कमेंट करेंगे? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी इस नए मॉलिक्यूल में? होगी, बिकॉज बिल्कुल होगी। थैंक यू बेटा। इसमें ये होगा कि हमारे पास एक फ्री फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल है जो कि रिडक्शन या रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टीज है उसको रिटेन करेगा। अगली हमारे पास म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में हमने क्या देखा था? म्यूटा रोटेशन में हमने ये कहा था कि जो एनोमेरिक कार्बन होता है उसकी वजह से म्यूटा रोटेशन होती है। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि म्यूटा रोटेशन के अंदर हमने कहा था कि जब एक शुगर को हम सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो वो रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ड्राई फॉर्म शुगर्स की जो होती हैं वो स्ट्रेट चेन होती हैं यूजुअली, और जो जब भी किसी शुगर को सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो 99.9% जो पोर्शन है वो रिंग फॉर्म एक्वायर कर लेता है फॉरन। रिंग बनता है तो एनोमेरिक कार्बन अपीयर होता है, और एनोमेरिक कार्बन को थर्मोडायनामिकली स्टेबल होने के लिए वो अपने आप को एडजस्ट करके देखते हैं। जैसे आप किसी नई जगह पे जाते हो, किसी नई क्लास में जाते हो, कभी एक जगह बैठ के देखते हो, नहीं यहाँ ठीक नहीं लग रहा, जरा उस सीट पे ना चले जाएं। तो इसी तरह से ये शुगर भी खुद को थोड़ा सा एडजस्ट करती है कि कौन सी कंडीशन में थर्मोडायनामिकली वो ज्यादा फेवर्ड है। तो उस टाइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी ऊपर वाली लोकेशन पे अटैच होता है, कभी नीचे आता है। तो ये अल्फा और बीटा फॉर्म्स के दरमियान फ्लक्चुएट करती है फॉर सम टाइम टिल अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो ये जो म्यूटा रोटेशन की प्रॉपर्टी है, इसके लिए हमारे पास एटलीस्ट 1 एनोमेरिक कार्बन अवेलेबल होना जरूरी है। एक ऐसा एनोमेरिक कार्बन जो लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व ना हुआ हो, फ्री। तो अब हम अगर म्यूटा रोटेशन, वेदर इट रिटेन्स म्यूटा रोटेशन, बिकॉज सारे मोनोसेकेराइड्स ही म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, उनका एनोमेरिक कार्बन फ्री ही होता है जब वो किसी के साथ बाइंड नहीं होते।
तो अब ये वाली जो शुगर है इसकी म्यूटा रोटेशन कैसी होगी, वेदर इट रिटेन्स म्यूटा रोटेशन और इट हैज लॉस्ट। एनीबॉडी बेटा, एनी वॉलंटियर? मैम एक साइड से होगी बस। बेटा एक साइड भी काफी है, बिकॉज सॉल्यूशन में अगर तो वो हमारे पास, हमने वो एक मशीन देखी थी ना जिसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं, जो एनालाइजर होता है, उसमें रीडिंग अगर फ्लक्चुएट करे, चाहे वो थोड़ा करे चाहे वो ज्यादा करे, तो हम उसे म्यूटा रोटेशन पॉजिटिव कहते हैं। तो जब एक एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो हमारे पास म्यूटा रोटेशन माल्टोज जो है वो रिटेन कर रही है। बाद अगली चीज हम देखेंगे वेदर इट रिटेन्स ओसाजोन फॉर्मेशन। हमने देखा था तकरीबन सारे मोनोसेकेराइड्स ओसाजोन बना रहे थे, तो ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए हमें कौन कौन सा कार्बन चाहिए था जो फ्री होता? ओसाजोन फॉर्मेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच ग्रुप? रिड्यूसिंग शुगर। बिल्कुल, रिड्यूसिंग शुगर्स ओसाजोन फॉर्मेशन शो करती हैं। तो ओसाजोन फॉर्मेशन में हमें, अगर इस शुगर की हम बात करें तो इसमें ओसाजोन फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे होगी? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, एक उसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और दूसरा उससे अटैच्ड कार्बन, जो कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 होगा। एल्डिहाइड में 1 पे फंक्शनल ग्रुप है और 2 एडजेसेंट हो गए। और अगर हम कीटो शुगर की बात करें तो कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और 1 उसके एडजेसेंट। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 को लोकेट करेंगे, क्योंकि दो ही टाइप्स है, या एल्डो शुगर होगी या कीटो शुगर होगी, तीसरी तो किसी तरह की शुगर हमारे पास ओसाजोन फॉर्मेशन के रेफरेंस में है नहीं। तो अगर हम इस वाले ग्लूकोज को देखें तो इसकी ओसाजोन फॉर्मेशन खत्म हो गई, बिकॉज इसका कार्बन नंबर 1 जो है वो इन्वॉल्व हुआ है लिंकेज में। कार्बन 2 फ्री है लेकिन कार्बन 1 भी चाहिए था। अगर हम इस वाले ग्लूकोज को देखें तो इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों फ्री है। तो यहाँ पर ओसाजोन का जो कंपाउंड हमने बनाया था वो यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, यहाँ पे बन सकता है। तो मैल्टोज जो है वो ओसाजोन फॉर्मेशन रिटेन करती है, और हमने मैल्टोसाजोन के क्रिस्टल्स भी देखे थे, जो कि हमने कहा था कि आफ्टर कूलिंग बन रहे हैं। बाद फिनोमेना ऑफ इन्वर्जन हम इन्वर्ट शुगर में पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया डिस्कशन इसकी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता होने चाहिए, उसके बाद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्लियरली पता होनी चाहिए कि ओ टाइप लिंकेज तो अंडरस्टूड सी बात है। कार्बन नंबर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, इंपॉर्टेंट है। अल्फा और बीटा लिंकेज को हमें पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है या नहीं। म्यूटा रोटेशन हमने देखनी है कि रिटेन हो रही है या कि लॉस्ट हो गई है। ओसाजोन फॉर्मेशन देखनी है। और ये तीनों प्रॉपर्टीज ये ऑलमोस्ट इनका बिहेवियर एक जैसा है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 अगर एंगेज हो जाएंगे दोनों तरफ से तो फिर ये तीनों प्रॉपर्टीज लॉस हो जाएंगी। मैम बेटा प्लीज आस्क। मैम अभी हमने माल्टोज का पढ़ा है, तो उसमें जो हमने टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोनोसेक्राइड बताने हैं, तो दोनों अल्फा मोनोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, जैसे इधर एक अल्फा एक बीटा है। हो सकते हैं। तो माल्टोज भी 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बन सकती है। आगे डिटेल में हम देखते हैं इसको, ठीक है। जो आइडियल कॉम्बिनेशन है ना वो यही वाला है, एक अल्फा और एक बीटा, बिकॉज थर्मोडाइनमिकली ये फेवर्ड है। इनकी जो रोटेशन, इनके बॉन्ड्स की आपस के अंदर एडजस्टमेंट, बिकॉज बॉडी में ये ऐसे सीधे सीधे तो नहीं ना पड़े होते, इन्होंने आपस में इनके मॉलिक्यूल्स ने एक स्पेस एक्वायर करनी होती है। आइडियल जो कॉम्बिनेशन है ना वो यही वाला है। आगे डिटेल इंडिविजुअल शुगर्स पे हम आते हैं, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। शुगर्स हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लैक्टुलोज, ट्रीहेलोज, आइसोमाल्टोज और सेल्यूलोज। अब इसके अंदर जो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज है ये तो आप पहले से पढ़ रहे हो। जो आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो ट्रीहेलोज का एमसीक्यू आता है, सेल्यूलोज का आता है, और इन दोनों का ज़्यादा आता है, बिकॉज इनके नाम डिफरेंट हैं तो ये ज़रूर पूछे जाते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीहेलोज एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पे नोट भी आता होता है, बाकी इंशाल्लाह करने तो हमने सारे हैं। अच्छा, अब हम माल्टोज पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें, ये जो नज़र आ रही है आपको चीज़, ये इसकी म्यूटा रोटेशन को शुरू कर रही है। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर्स हैं, पहला ग्लूकोज है और दूसरा हमारे पास दूसरा भी ग्लूकोज है। हमारे पास ओ टाइप ऑफ लिंकेज है, 1,4 लिंकेज है, और ये हमारे पास हमेशा अल्फा होगा, और ये म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है तो मे बी यू कैन फाइंड बीटा, लेकिन म्यूटा रोटेशन है तो उस वजह से ये थोड़ा सा चेंज लेगा, लेकिन प्रेफर्ड फॉर्म यही है।
और इसके सोर्सेज पता होने चाहिए। माल्ट है, जर्मिनेटिंग सीरियल्स है। माल्ट क्या होता है कि जब आप किसी भी व्हीट को, सीरियल्स को जब रख देते हो तो उसके ऊपर बबल से जो खमीर सा आ जाता है, उसके अंदर माल्ट होता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो माल्टोज है वो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से बनता है। ये चीज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अंदर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने देखा था कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की इस वाले ग्रुप की वजह से रिटेन हुई है। इसी ग्रुप की वजह से हमारे पास यहाँ पर म्यूटा रोटेशन भी है, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन इसका फ्री है। ओसाजोन क्रिस्टल जिसकी सनफ्लावर शेप बनेगी, उसका टाइमिंग, उसकी बत्ती कैसे है, वो आपको आना चाहिए। और अगर आप देखें यहाँ पे अल्फा डी ग्लूको पायरानोसाइल, ये इसकी नेमिंग है कि फर्स्ट के आगे SYL लग जाता है, और डी इस ग्लूकोज का डी ग्लूकोज होना ज़रूरी है और इसका अल्फा और बीटा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन नेमिंग जब हमने करनी है, हमने इसका अल्फा बीटा नहीं देखना, हमें सिर्फ इससे कंसर्न रखना है। अगर ये अल्फा होगा तो हमारा ये जो लिंकेज है ये अल्फा लिंकेज होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई बीटा होगा, एनोमेरिक कार्बन के लेवल पे बीटा शुगर होगी, तो फिर हमारा ये सारा लिंकेज बीटा लिंकेज होगा, वेदर इट दिस शुगर इज एन अल्फा शुगर और बीटा। आइसोमाल्टोज की लिंकेज पूछी जाती है। आइसो मीन्स ब्रांच्ड, तो अगर माल्टोज हमारे पास ब्रांच फॉर्म में आ जाए तो हम उसको आइसोमाल्टोज कहेंगे। इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। और हमारी बॉडी के अंदर ये बनता है, ये भी स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस हो रही होती है तो ये एक हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा 1,6 लिंकेज है। जो फर्स्ट शुगर है उसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी और उसका एडजेसेंट कार्बन भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो सेकंड वाला ग्लूकोज है इसके अंदर, उसमें 6 नंबर के ऊपर ये इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी फ्री है, एडजेसेंट कार्बन भी फ्री है, तो इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी होंगी, इसमें म्यूटा रोटेशन भी होगी, इसके अंदर ओसाजोन फॉर्मेशन भी समहाउ हो सकती है। लेकिन इसमें आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा कमेंट करोगे, बिकॉज इसके अंदर जब हम ओसाजोन फॉर्मेशन और बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो इस ब्रांच स्ट्रक्चर की वजह से कुछ थर्मोडायनामिक चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से उनमें थोड़ा सा चेंज ऑब्जर्व होता है। लेकिन आपके सिलेबस में आइसोमाल्टो सिर्फ इस हद तक है कि आपको उसकी नेमिंग पता हो, आपको उसका लिंकेज पता हो और उसका सोर्स पता हो। इंपॉर्टेंट शुगर है आगे लैक्टोज। लैक्टोज इज कॉल्ड मिल्क शुगर, और इसके कंपोनेंट्स जो हैं, पहले हमारे पास जो फर्स्ट वाली शुगर जो हमारी जिसके साथ हमने अपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को नेम करना है वो गैलेक्टोज है, और सेकंड शुगर हमारे पास ग्लूकोज है। मैम माल्टोज के सोर्स क्या था आइसोमाल्टोज? बेटा ये डाइट में ऐसा शुगर अवेलेबल नहीं होती, जब हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है तो उससे बनती है। इट इज वन ऑफ द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च, राइट? ओके मैम। लैक्टोज पे अगर हम आए तो लैक्टोज हमारी मिल्क शुगर है। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है मोनोसेकेराइड वो है गैलेक्टोज, और यहाँ पर जो गैलेक्टोज है वो बीटा फॉर्म में होता है। अब ये देखो, ये बीटा हमने ऊपर लिखा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, और ये हमारे पास ग्लूकोज है, और लिंकेज हमारे पास 1,4 लिंकेज है। पहला वाला जो शुगर होता है उसको नेम करने के लिए आखिर में हमने गैलेक्टो पायरानोज लिंक था ये, तो हमने पायरानोज सेल कर दिया। 1 एरो लगा के 4 लिखेंगे, और उसके बाद ये हमारा डी ग्लूको पायरानोज है। अगर आपके लेवल पे आप ये याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रख सकते तो बीटा 1,4 अगर आप कह दोगे तो उसको भी हम फुल मार्क्स दे देते हैं। आपके लेवल पे लैक्टोज की लिंकेज बीटा 1,4 बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ये बता दोगे तो ये भी सफिशिएंट है। अब यहाँ पर बीटा लिंकेज है और ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज पे कमेंट करें तो यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी? होगी। एनीवन एल्स? होगी मैम। बाकी लोगों को समझ आ रही है? एनीबॉडी एल्स एट होम? होगी मैम। यस थैंक यू मैम। बेटा। आई एम वेरी प्लीज्ड व्हेन यू आई हेयर योर लवली साउंड्स। सो जब कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज आंसर किया करें, वेदर राइट और रॉन्ग। ओके मैम। यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक शुगर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री अवेलेबल है। ओसाजोन फॉर्मेशन होगी बिकॉज एक शुगर का कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों अवेलेबल है फॉर ओसाजोन फॉर्मेशन, और इसकी ओसाजोन को लैक्टोसाजोन कहेंगे।
जब आपको लैक्टोज पे नोट लिखना है तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज खोल के लिखनी है। लाइक अगर ओसाजोन फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो आप उसकी ओसाजोन का टाइप भी बताओगे, लैक्टोसाजोन बनती है, उसकी शेप कैसी होती है, उसकी टाइमिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। जितना और पेपर जब आपको मिलता है तो हर क्वेश्चन का आप टाइम डिसाइड कर लेते हो कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। उस टाइम को अपने जहन में रखते हुए आपने जो चीज़ें उसके बारे में पता है वो सारी मेंशन कर दो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लैक्टोज के ऊपर 1 नंबर का डिस्क्रिप्शन आ गई है तो आपने उसमें ओसाजोन रिडक्शन और जितना भी है बाकी चीज़ें सारी वो सारी मेंशन करनी है और पेपर का टाइम ख़त्म कर लेना है। क्वेश्चन को उसके टाइम में ख़त्म करके आगे जाना है। और एक और चीज़ ये कि आपका जब यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होता, चॉइस कोई नहीं होती है। तो और आपका जो हर क्वेश्चन होता है वो एक अलग टीचर के पास जाता है। जो एक एफएससी लेवल तक एक कॉन्सेप्ट बना होता है ना कि पहले आप सारा पेपर रीड करते हो, उसके बाद आपको जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो आप पहले करते हो, जो नहीं आ रहे उनको आखिर पे छोड़ते हो। तो बिकॉज एग्जामिनर को एक इम्प्रेशन बनता है शुरू में कि ये अच्छे बच्चे का पेपर है, तो कोई आखिर में कमी बेशी भी है तो हम थोड़ा सा उसको लीनियंसी देते हैं। लेकिन यहाँ हर क्वेश्चन एक अलग टीचर के पास जाता है, एक क्वेश्चन का इम्पैक्ट दूसरे पे बिल्कुल भी नहीं होता। इवन आपकी शीट्स अलग अलग कर दी जाती हैं हर क्वेश्चन की। तो पेपर को जब आप पढ़ते हो, जो आपके 5 या 6 या 4 जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको पढ़ने में आपके 5, 6, 7 मिनट यूज हो जाते हैं। अगर तो आपको वो क्वेश्चंस आते होंगे तो आप थोड़ा बूस्ट अप हो जाते हो, लेकिन यूजुअली इस लेवल पे एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा होता है जो कि आपको बहुत अच्छा सा नहीं आता होता, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये पूछ लिया जाएगा, तो उससे आप थोड़े डिप्रेस भी हो जाते हो। तो एक बेसिक टिप ये है आपका पेपर करने की कि पूरे पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वेल प्रिपरेशन के साथ गए हो तो आपने वो जो 5 मिनट 10 मिनट जो आपने पेपर को सोचने में और सारे को पढ़ने में वेस्ट करने हैं, आप वो वेस्ट मत करो। किसी क्वेश्चन का दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो क्वेश्चन जितना और जैसा आता है उसे साथ साथ करके वाइंड अप करते जाओ। अब लैक्टोज पे हम वापस आते हैं। लैक्टोज के अंदर हमारे पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है, ओसाजोन फॉर्मेशन भी है, और हमने एक तीसरी चीज क्या कही थी? म्यूटा रोटेशन। बिल्कुल, म्यूटा। तो म्यूटा रोटेशन भी यहाँ पे होगी, बिकॉज जब हम इसे सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये थोड़ा सा एनोमेरिक कार्बन थोड़ा टाइम लेगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। तो लैक्टोज को भी जब हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी एक फ्रेश लैक्टोज की सोल्यूशन में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगी। इसके मिल्क है इसका सोर्स, मेन सोर्स। दूसरे जो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनमें लैक्टोज बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनको बाइंड करता है। उसके अलावा ये कंडीशन होती है विच इज कॉल्ड लैक्टोज यूरिया। लैक्टोज यूरिया क्या चीज़ है कि लैक्टोज यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाए। तो ये कंडीशन कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके यूरिन में लैक्टोज नॉर्मली आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब उनके बॉडी में जब प्रोड्यूस हो रही होती है तो उनके अपने ब्लड में भी चली जाती है, और ये वहाँ पे किडनीज के थ्रू फिर एब्जॉर्ब उस तरह से नहीं हो पाती, बिकॉज ब्लड में तो ब्रेक डाउन नहीं ना होगा। ब्रेक डाउन तो इसके इंटेस्टाइन में होना था। तो जब ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगी तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि काउस मिल्क के अंदर 45% लैक्टोज होता है और ह्यूमन मिल्क के अंदर 74% लैक्टोज होता है। इस स्टेटमेंट से आप कमेंट कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट एक कही जाती है कि वो बच्चे जो मदर फीड लेते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु टेक काउस मिल्क। कोई रीज़न इसकी बताओगे? हम उसको डिस्कस कर चुके हैं पहले। रीज़न ये बतानी है आपने इस चीज़ की कि काउस मिल्क के अंदर लैक्टोज ज़्यादा है, 45% है लैक्टोज, सॉरी कम है, और ह्यूमन मिल्क जो है उसमें 74% लैक्टोज है। तो लैक्टोज की वजह से बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो जाते हैं? जो डेवलपिंग ब्रेन होता है उसको क्या फ़ायदा होता है इससे? मैम उनकी नरिशमेंट पूरी होती है इसलिए। क्या पूरा होता है बेटा? मैम उनको न्यूट्रिएंट पूरा मिल रहा है, लैक्टोज इनको सही सप्लाई हो रहा है इसलिए। नहीं बेटा, अगर आप अपनी फैमिली में बहन भाइयों के अगर बच्चे हैं, कजन्स हैं छोटे, तो जो बच्चे फॉर्मूला फीड ले रहे होते हैं ना, जो मेथी के डब्बे भर भर के पी रहे होते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं। हेल्दी तो नहीं कह सकते, वो चब्बी मोटे होते हैं, न्यूट्रिशन उन्हें ज़्यादा मिल रही होती है। हम बात कर रहे हैं कि हमने
ब्रेनी बच्चे की बात कर रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो मदर फीड के ऊपर नर्चर होता है, उसकी क्या रीजन है? ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है आपसे। मैम ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है अपनी डेवलपमेंट के लिए। दोनों में मिल रहा है ना, लैक्टोज दोनों में प्रेजेंट है और ग्लूकोज तो मिल ही जाएगा ब्रेन को। कोई और रीजन? एक हमने तस्वीर देखी थी पिछले लेक्चर में या उससे पहले जिसमें बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा था, एक स्लाइड थी, एक न्यूबॉर्न था, फिर वो बड़ा बच्चा था और उसमें हम कह रहे थे कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। Can anyone recall that? D-fructose? जी बेटा? D-fructose? नहीं बेटा, फ्रुक्टोज नहीं था, हमने गैलेक्टोज की जब बात की थी, गैलेक्टोज की हमने बात की थी तो हमने गैलेक्टोज में ये कहा था कि गैलेक्टोज डेवलपिंग ब्रेन के लिए नेसेसरी होता है। और हमने फिर गैलेक्टोसीमिया की बात की थी जो बिल्कुल अलग थी, हमने ये कहा था कि गैलेक्टोज इसमें मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता और ये प्रॉब्लम्स कर रहा होता है। तो जो गैलेक्टोज का कंपोनेंट है ना इसके अंदर, लैक्टोज के अंदर, अब गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज की तरह नहीं है कि हमें टेबल शुगर में भी मिल जाएगा, वो हमें फ्रूट्स में भी मिल जाएगा। जो गैलेक्टोज का मेन सोर्स, तो छोटे बच्चे ने तो दूध ही पीना है, तो जब वो मदर फीड पे होगा तो उसे 74% लैक्टोज मिलेगा, बाकी फैट्स होंगी, ग्लूकोज होगा, बाकी कंपोनेंट्स होंगे उसके अंदर, एडिटिव्स होंगे, प्रिजर्वेटिव्स होंगे। और जो मदर मिल्क वाले बच्चे को 74% मिल रहा है, काओ वाले को 45 मिल रहा है। तो इसी तरह से आप समझ लें कि गैलेक्टोज जो है वो काओ मिल्क वाले बच्चे को थोड़ा मिलेगा, मदर फीड वाले बच्चे को ज्यादा मिलेगा, बिकॉज उसमें लैक्टोज ज्यादा है। तो जब गैलेक्टोज अच्छा मिलेगा तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। ठीक है, ये याद रखना, ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि वाई बेबीज ऑन मदर्स मिल्क आर मोर इंटेलिजेंट और दे आर थॉट टू बी मोर इंटेलिजेंट। तो उसकी रीजन ये है कि मदर्स मिल्क के अंदर 74% लैक्टोज होता है विच इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, सो दे गेट मोर गैलेक्टोज एज कंपेयर टू द बेबीज हु आर फेड ऑन काउज मिल्क। और एक डिफरेंस, एक नेचुरल डिफरेंस है कि जो गाय का बच्चा है उसने एक साल में अपना वेट ही बढ़ाना है, उसने गाय ने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, उसने उसको पढ़ाना लिखाना नहीं है, उसके लिए काफी है कि वो हेल्दी हो जाए, उसकी बॉडी बन जाए। लेकिन और गाय का बच्चा एक साल के अंदर एक बहुत अच्छा खासा वेट एक्वायर कर लेता है, और जो ह्यूमन बेबी होता है वो 3 kg का पैदा होता है, पूरा साल उसको नर्चर करते रहो और वो ले दे के 10 kg पे जाता है। तो मदर्स मिल्क जो है वो बेसिकली सारा फोकस कर रहा होता है ब्रेन की डेवलपमेंट पे, और काओ का फोकस होता है उसकी बॉडी की डेवलपमेंट। तो ये रीजन है। आप अपना एमसीक्यू का क्वेश्चन, सॉरी ये वाइवा का क्वेश्चन एक नोट कर रखो कि व्हाई चिल्ड्रन हु आर ऑन मदर्स फीड आर सपोज्ड टू बी मोर ब्रेनी बिकॉज ऑफ गैलेक्टोज प्रेजेंट इन मदर्स फीड। अगली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है? जी बेटा। मैम वाइटनेस ऑफ मिल्क किस वजह से होती है? लैक्टोज की वजह से होती है? लैक्टोज की वजह, बेटा वाइटनेस एक अलग इशू है, लैक्टोज की वजह से होना ना होना, उसके अंदर कैल्शियम भी है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। और इसके अंदर जो प्रोटीन, आप लोगों ने प्रोटीन के प्रैक्टिकल्स लिख चुके हो आप लोग? आप एक प्रैक्टिकल करोगे जिसमें आप मिल्क की प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट आउट करना है, तो उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है मटेरियल्स का, सिर्फ लैक्टोज नहीं, उसमें जो केजीन प्रोटीन होती है वो भी वाइट होती है, उसके अंदर कैल्शियम का एक अमाउंट होता है वो भी वाइट कलर देता है। तो मल्टीपल चीजें होती हैं जो वाइटनेस देती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस होती क्यों है, रीजन इसकी क्या है? ये इनहेरेंट भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी होती है। इसके अंदर लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है। इस डायग्राम को पहले देखें। हमारा जो शुगर है लैक्टोज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम होता है व्हिच इज कॉल्ड लैक्टेज। लैक्टेज ब्रेक डाउन करता है इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये वाला गैलेक्टोज वही है जिसने जाके डेवलपिंग ब्रेन के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाने हैं। जो ब्रेन डेवलप हो चुका है वो जितना भी दूध पी ले उसने और इंटेलिजेंट नहीं होना, वो और इंटेलिजेंट सिर्फ प्रैक्टिस से होगा और मेहनत से होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके धड़ाधड़ दूध के गिलास पीने लग जाना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गैलेक्टोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ये नहीं बनता, ये तो ब्लड में चली जाएंगी सिंपल शुगर्स, अगर ये नहीं होता तो लैक्टोज जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है जहाँ बैक्टीरिया इसको फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंटेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन बनती है, और उसके अलावा स्मॉलर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, 2 कार्बन और 3 कार्बन मेटाबॉलाइट्स बन जाते हैं।
अब ये जो गैसेस होती हैं इनकी वजह से फ्लैचुलेंस होती है, वो जिसको लोग कहते हैं कि गैस फील हो रही है, पेट भरा भरा फील हो रहा है, फ्लैचुलेंस होती है, ब्लॉटिंग होती है। और ये जो 2 और 3 कार्बन प्रोडक्ट्स हैं ये वाटर को इम्बाइब करते हैं, एज ए रिजल्ट डायरिया हो जाता है, और डायरिया अगर प्रोलॉन्ग रहता है तो सिम्टम्स नोजिया और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एक तो स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, दूसरा हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट से भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ब्रेथ के अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा आती है इसमें। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, स्टॉप मिल्क इनटेक कर दें, लैक्टेज पिल्स ले लें। अब मिल्क इनटेक हर कंडीशन में स्टॉप नहीं किया जा सकता, लैक्टेज पिल्स अवेलेबल हैं लेकिन एक एक्सपेंसिव मेडिसिन है, तो बेटर ट्रीटमेंट ये है कि मिल्क की जगह योगर्ट ले लें, चीज़ ले लें, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लें, तो आपको कैल्शियम की सप्लीमेंट। लैक्टोज इंटॉलरेंस की जो ट्रीटमेंट है वो ये सामने नजर आ रही है आपको। चीज़ ले लें, योगर्ट ले लें, बटर ले लें, और ये लस्सी है, दूध नहीं समझना इसको। जब आप योगर्ट लेते हैं तो योगर्ट के अंदर बैक्टीरिया योगर्ट आ रहे होते हैं, लैक्टेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं, इसका अपना लैक्टोज भी डाइजेस्ट हो जाता है, और जब ये इंटेस्टाइन में जाता है तो जो एक्स्ट्रा लैक्टेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है ये जो बाकी इंटेस्टाइन में जो लैक्टोज पड़ा हुआ है उसको भी डाइजेस्ट कर देता है। चीज़ के अंदर भी ऐसी ही चीज़ है कि इसके अंदर भी जो बैक्टीरिया जो उसको बना रहे होते हैं वो लैक्टेज प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। बटर इसलिए ले सकते हैं कि बटर जब बनता है तो इसमें लैक्टोज की अमाउंट बहुत कम रह जाती है, तो बाकी मिल्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो बजाय इसके कि टोटली आप मिल्क को स्टॉप करके आर्टिफिशियल मिल्क पे चले जाएं, आप लैक्टेज पिल्स ढूंढना शुरू कर दें। आप अपने पेशेंट को योगर्ट दें, फ्रेश घर का बना हुआ योगर्ट लें, चीज़ लें, स्मॉल अमाउंट के अंदर बटर लें और लस्सी लें। इस तरह की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। Yogurt and cheese, इसलिए bacteria in yogurt and cheese contain high levels of lactase to help digest the lactose. So eating yogurt is like taking a digestive enzyme supplement. Green vegetables ले लें for calcium intake. अब ये एक आपको पतीली नजर आ रही है जो हर किसी ने अपने घर में देखी होगी, किसने देखी हुई है? मैम सबने देखी। सबने देखी है। सबने देखी, और जब भी अम्मी पास खड़ा करके जाती हैं कि जरा यहाँ पे देखना, तो जब तक आप देखते रहते हो तब तक ऐसा कुछ नहीं होता, जब आप साइड पे देखते हो तो ये वाले जो सिचुएशन है ये हो जाती है। तो जब हम दूध को पकाते रहें उसके ऊपर रख के, उसके ऊपर जो मलाई आ जाए और वो पड़ा रहता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसका जो लैक्टोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टुलोज। ठीक है, अब इस डायग्राम के बाद ये किसी ने नहीं भूलना कि लैक्टुलोज बनता कैसे है। दूध को ओवरहीट करते हुए स्लो हीट पे जब वो पड़ा रहेगा तो उसकी जो शुगर है वो आइसोमेराइज हो जाएगी इनटू लैक्टुलोज। उसका सोर्स पहला है हीटेड मिल्क, और लैक्टुलोज मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब मेडिसिन के अंदर लैक्टुलोज डालने के लिए अब हम दूध के पतीले भर भर के नहीं उबाल सकते, दैट्स वाई इसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है, आइसोमेराइजेशन। इसको इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते, और बैक्टीरियल जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो इसको फर्मेंट कर देते हैं। तो ज़्यादा जो पका हुआ दूध है ये आपके गट के लिए और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसको आप गाढ़ा कर करके मलाइयाँ बना के अगर आप पीते हो तो वो आपकी इंटेस्टाइन में जाके हाइड्रोलाइज नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वो क्या करेगा, वो ब्लॉटिंग करेगा, बेल्चिंग करेगा, वो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली जो सारी फीचर्स थे वो आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दूध को जब एक उबाला आ जाए तो उसको बंद कर दें चूल्हा और चुप करके बाहर आ जाए। लैक्टुलोज के यूजेस अब क्या होते हैं, ये वो लैक्टुलोज है जो कि हम मेडिसिन में यूज़ कर रहे होते हैं सिंथेटिकली प्रोडक्शन के बाद। कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए लैक्टुलोज सिरप यूज़ होता है। उसके अलावा ये 2 कंडीशंस हैं, हाइपरएमोनीमिया एंड हेपेटिक एन्केफेलोपैथी। इसमें क्या होता है कि हमारा लिवर नॉन फंक्शनल हो जाता है और हमारे गट के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाते हैं, लिवर डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, तो लिवर की प्रॉब्लम की वजह से टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी, गट की क्लियरेंस ज़्यादा होगी, जितना स्टूल इंटेस्टाइन बना रही है वो पास आउट होता जाएगा, तो ये जो टॉक्सिन्स हैं ये भी ज़्यादा वॉश आउट होते जाएंगे। तो हाइपरएमोनीमिया और हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में लैक्टुलोज देने से गट क्लियर होती रहती है और ये दोनों जो टॉक्सिन्स हैं ये इजीली एलिमिनेट होते रहते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो ये हमारे पास लैक्टुलोज था, ये गैलेक्टोज था, और ये बीटा लिंकेज थी, और ये ग्लूकोज था। अब उसको जब हमने चूल्हे पे चढ़ा के पकाना शुरू कर दिया, या हमने उसमें अल्कली डाल दी, या हमने आइसोमेराइज कर दिया। जब अल्कली के साथ ट्रीटमेंट की थी हमने शुगर की, तो हमने एक फिनोमिना देखा था टॉटोमेराइजेशन, जिसमें आइसोमर्स बन रहे थे।
ये वही वाला फिनोमेना यहाँ यूज होता है। यहाँ पे ये गैलेक्टोज सेम है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो इंडाइल फॉर्मेशन के बाद फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो लैक्ट्यूलोज के अंदर गैलेक्टोज होता है जो इन बीटा लिंकेज होता है विद फ्रक्टोज। आगे आ गया सुक्रोज, केन शुगर और इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज की ये लिंकेज है सारी। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है इस ग्लूकोज का जो पहला वाला है, और ये अल्फा लिंकेज है, और सेकंड में हमारे पास फ्रुक्टोज है और कार्बन नंबर 2 फ्रुक्टोज का इन्वॉल्व है। अब ये वो शुगर है जिसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, रिडक्शन, ऑक्सीजन फॉर्मेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी की सारी इसके अंदर हम देखेंगे कि खत्म हो गई। सोर्सेज सुक्रोज की शुगर केन, बीटरूट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लिंकेज हमने देख ली है। अब जब इस शुगर को हम देखें, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप था। अब कार्बन नंबर 1 भी लिंकेज में इन्वॉल्व है, कार्बन नंबर 2 भी लिंकेज में इन्वॉल्व है, तो हमारे पास सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कार्बन 1 कार्बन 2 इसका भी दोनों इन्वॉल्व है, 1 और 2, और यहाँ पर भी कार्बन 1 दोनों सॉरी फॉर यहाँ पर देखें कि ओसोजोन फॉर्मेशन के लिए हमें कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों एक साथ मिल चाहिए। यहाँ भी नहीं मिले और यहाँ भी नहीं मिले, तो इस सुक्रोज के अंदर ओसोजोन फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ओसोजोन जो सुक्रोज जो है वो इन्वर्जन का फिनोमेना शो करती है। इन्वर्जन का फिनोमेना अब क्या है कि हमने सुक्रोज को सोल्यूशन में डाला और इसकी हमने रोटेशन चेक कर ली, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर ली, तो ये +6 to 6.5 आती है हमेशा। जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देते हैं किसी भी तरह से, एंजाइम डाल के करें, इसे हाइड्रोलिसिस करें, किसी भी तरह से करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद जब हम टोटल इस सॉल्यूशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं तो वो लीवर रोटेशन दी गई होती है। तो उसके पीछे बेसिस ये होती है कि फ्रक्टोज जब सुक्रोज के अंदर होती है तो इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जब ये अलग हो जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग लीवर रोटेटरी हो जाती है, -92 डिग्री की रोटेशन देगी, और ये ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन को ओवरकम करते हुए टोटल जो रोटेशन होती है वो ऑलमोस्ट आप कह लें -26 के आसपास आती है, तो ये लीवर रोटेटरी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ इन्वर्जन, और दैट्स व्हाई हम इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। जो होती हैं, अब इन्वर्ट शुगर क्या है? हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, जिसमें ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है। इन्वर्ट शुगर 33% मोर स्वीट इन टेस्ट देन सुक्रोज। हनी एक एग्जांपल है इन्वर्ट शुगर। हेलो, इसका एमसीक्यू कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इसका एमसीक्यू ना आता और जिसमें इसकी लिंकेज ना पूछी जाती है। इसमें दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं और इनके दरमियान अल्फा 1 लिंकेज है। अब इसके अंदर भी दोनों का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो वो जो प्रॉपर्टीज हम काउंट कर रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ओसोजोन फॉर्मेशन, विंटर रोटेशन, वो तीनों यहाँ पर नहीं होंगे। और ट्रियालोज जो है ये हमारी डाइट में या हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है थेराप्यूटिकली। ये सोर्सेज यीस्ट मशरूम्स बनाते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर ही प्रेजेंट होती है। इनका जो काइटिन होता है, चिटिन या काइटिन जो भी आप कहते हो, वो इसका बना हुआ होता है, उसका एक कंपोनेंट है, और इसकी वजह से ये उन इंसेक्ट्स को डिहाइड्रेट होने से बचाती है स्ट्रक्चर। तो हम इसको यूज करते हैं बायोफार्मास्यूटिकल प्रिजर्वेशन ऑफ लिबाइल प्रोटीन ड्रग्स और क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन सेल्स। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है? क्रायो होता है कोल्ड स्टोरेज। ह्यूमन सेल्स को अगर कभी स्टोर करना पड़े फॉर रिसर्च पर्पस या फॉर हमें कोई टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम इसे ट्रेहलोस में स्टोर कर देते हैं। काफ़ी इनर्ट शुगर है, इसमें उसको ना तो डेसिकेट होने देना है, ना उसको इसको रिड्यूस करना है, तो ये उसके लिए प्रिजर्वेटिव मीडियम है। इसकी जो लिंकेज है अल्फा 1 लिंकेज बिटवीन 2 ग्लूकोज है। नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में पता है? सेलुलोज की लिंकेज किसी को याद है क्या होती है? बीटा 1,4 ठीक है, तो सेलुलोज से इसको याद रखना है। सेलुबायोज, बाय मीन्स 2, तो ये सेलुलोज का एक छोटा डाइमर है। सेलुलोज एक पॉलीमर है, तो आप इसको डाइमर कह लो। इसके अंदर सेलुलोज जैसे 2 यूनिट्स हैं और ये बनता भी सेलुलोज की ब्रेकडाउन से। यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज है बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। 2 है, सेलो मीन्स सेलुलोज से हमने सेलु लिया, बाय मीन्स 2 और ओज मीन्स शुगर, और इस पे भी नोट आ जाता होता है, इसकी लिंकेज पूछी जाती है। सेलुबायोस में बीटा 1,4 लिंकेज है, ब्रांचिंग कोई नहीं होती इसमें।
इसकी भी प्रॉपर्टीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बीटा 1,4 है तो जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको कोई भी लिंकेज ऐसे बना के दे दी जाए और पूछा जाए कि ये अल्फा लिंकेज है या बीटा लिंकेज, आप इस लिंकेज को नेम करें। उसमें यूजुअली कार्बन नंबर मेंशन किए होते हैं 1, 2, ताकि आप उस कंफ्यूजन में ना रहो कि ये किस तरफ से बनती है। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड की होंगी या नहीं होंगी, ओसोजोन बनेगा या नहीं बनेगा, न्यूट्रल रोटेशन होगी या नहीं होगी। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत मैम जी बेटा प्लीज आस्क। मैम सेलोबायोज और माल्टोज ये तो सेम ही होगी, जैसे 1,4 लिंकेज है, डिफरेंस एक मिनट बाद बताते हैं। एक मिनट, हम अभी जाते हैं माल्टोज के। ये लिंकेज आपने मुझे बताना है नेक्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज होगी। इट इज रिड्यूसिंग शुगर, आपका क्वेश्चन बेटा मैंने नोट कर लिया, ये हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसको आप खुद भी देखो। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। नेचुरल फूड्स में प्रेजेंट होती है जहाँ पे हम प्लांट ओरिजिन की फूड लेते हैं, और ह्यूमंस के अंदर सेलुबायोस नहीं होता टू हाइड्रोलाइज इट। और इट इज एन इंडिकेटर। इसका जो यूज है, इसका यूज होता है, इसमें चूंकि डाइजेस्ट नहीं होना तो इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी जो क्रोहन्स डिजीज के अंदर होती है, या मैल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद टैबुलेट हमने किया है इसको, ये आप कर लो इसमें, आई डोंट थिंक सो। आप खुद के लिए लिंकेजेस को हार्पर में ये टेबल दिया हुआ है, हार्पर का इमेज ले लो या आप खुद से अपनी बुक में अटैच कर। 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, उसके बाद देखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं उनके अंदर 3 to 10 काफी है बेटा, बस लास्ट हमने नेक्स्ट टाइम करना है, ये लास्ट स्लाइड है। ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो 3 to 10 कार्बन्स होते हैं, और इसके अंदर जो है इंटेग्रल जो हमारी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं या जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स होते हैं उनमें ये ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर शुगर्स के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी एडिड होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीबॉडीज और कोएगुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो इसके कंपोनेंट्स। क्वेश्चन है कि सेलुबायोज और लैक्टोज, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में माल्टोज में, क्योंकि उसमें भी 1,4 लिंकेज है और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, और सेलुबायोज में भी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, 1 लिंक। मैम माल्टोज में अल्फा लिंकेज होती है और सेलुबायोज में बीटा लिंकेज। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली जो अल्फा लिंकेज है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको नहीं ब्रेक कर सकते। इसका वाइवा क्वेश्चन भी आप नोट करोगे, वाइवा में पूछा जाता है कि वाई, और अच्छा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी बीटा 1,4 लिंकेज है। लैक्टोज और डिफरेंसेस इन शुगर्स के पूछे जाएंगे लैक्टोज में, और सॉरी मैं इस पे जाती हूँ। लैक्टोज का फॉर्मूला देख लो क्या है, बीटा 1,4 लिंकेज है, ऐसे ही पूछा जाएगा वाइवा में, पूरा सिनेरियो में दिखाया जाएगा। ये 1,4 लिंकेज है लैक्टोज की। सेलुबायोज की बात आती है, 1,4 लिंकेज है, तो ये क्यों डाइजेस्ट नहीं होता? रीजन भी इसके कंस्टिट्यूएंट शुगर्स देखो, यहाँ दोनों क्या है, ग्लूकोज है, और उसमें क्या था, लैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो इसकी टाइप ऑफ लिंकेज, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास आती हैं। दोनों शुगर्स कौन कौन सी हैं, लिंकेज कैसी है, अल्फा लिंकेज है, बीटा लिंकेज है, इन सारी चीज़ों से ये प्रॉपर्टीज जो है ये फर्क हो जाती है। अब इसमें एक शुगर का फर्क है सिर्फ, लेकिन वो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये सेलुलर फाइबर के तौर पर
तो इन शुगर्स के जो ऐसे एक टेबल की फॉर्म में इनको आप अपने पास अपने हाथ से बनाओ, फॉर्मूला पूरा ना भी बनाओ, आप नाम लिख लो सिर्फ और सिंपल वाला फॉर्मूला बना लो और उनके आगे लिंकेजेस भी आप मेंशन करो, उनके जो यूजेस हैं थोड़े बहुत डिफरेंट को मेंशन करो, बिकॉज आपका जब वाइवा हो रहा होता है ना तो वहाँ पे यही सवाल होते हैं, सेलुलोज में क्या लिंकेज है, बीटा-1,4 फाइबर है, डाइजेस्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन होगा कि अच्छा लैक्टोज में क्या लिंकेज है, माल्टोज में क्या लिंकेज है, अच्छा वो डाइजेस्ट हो जाता है तो ये क्यों नहीं होता, तो फिर आपको फौरन आंसर देना होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर्स फर्क हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर सेम है वहाँ आप बताओगे लिंकेज का डिफरेंस है, तो ये शुगर्स पूरा एज ए होल बिहेव कर रही होती है। क्लियर ना? बेटा कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। जी उसामा, you want to ask something? Usama, can you hear me? बेटा any other question? मैम उसामा, एक बात खड़ा किया हुआ है कब से? मैम एक बात समझा दें। जी बेटा पूछिए। मैम हमने एफएससी में पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो सकती है, डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन को। मैम इसमें किस तरह डी और एल फिर शुगर्स बनेगी, वो तो आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं, इस बात की समझ नहीं आ रही। डी और एल शुगर्स आप कौन सी कह रहे हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी की बात कर रहे हो या आप कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हो? डेक्स्ट्रो एंड लीवर। डेक्स्ट्रो एंड लीवर सिंगल मैम इसी तरह एनोमेरिक कार्बन में भी मैम हम अल्फा बीटा इसी वजह से कहते हैं कि अगर अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा तो वो रोटेट नहीं कर सकता, सिंगल बॉन्ड ही है। डबल बॉन्ड आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन देखो जब हमने एक ट्रांजिएंट फेज होती है किसी भी चीज की, जब कोई चीज कहीं एंटर होती है तो एक ट्रांजिएंट फेज के अंदर वो आ जाती है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है सेट होने में। अब एक ओपन चेन है जिसने रिंग बनाना है और वो मॉलिक्यूल्स थर्मोडाइनमिकली फेवर्ड साइड ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब ये जो म्यूटर रोटेशन है ये सारी उम्र पर एग्जिस्ट नहीं करती, इसका ड्यूरेशन होता है हर शुगर के लिए डिफरेंट होता है। जब वो रिंग बनाती है, अल्फा रिंग बना के देखती है, बाकी के मॉलिक्यूल्स अपोज करते हैं, वो उसको दोबारा से खोल देते हैं, वो उसको बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, देन वो बीटा को देखती है कि अच्छा अब ये फेवर्ड है या नहीं है, तो उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स अल्फा फॉर्म को फेवर करते हैं। तो एक थोड़ा सा टाइम जिसके अंदर वो अपनी एक थर्मोडाइनमिकली फेवर्ड प्लेस देख रही होती है, सिर्फ उस टाइम पे ये रोटेशन ऑब्जर्व होती है। आफ्टर सम टाइम ये रोटेशन खत्म होके एक फिक्स्ड रोटेशन पे आ जाती है, ये हमेशा आपको रोटेट करते हुए नहीं मिलेगी। क्लियर? यस मैम। थैंक यू फॉर योर पेशेंस और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।